हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मनीष सर एम सर ऑफिशियल चैनल से सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 सब्जेक्ट साइंस पेपर, ये जो प्रश्न पत्र होगा इसमें आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को बिना इग्नोर किए इसको देखिए, 80 प्रश्न को देखिए, आप कितने इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए और कोशिश करिए कि आपको 80 में से 80 कितने आ सकते हैं। हालांकि आप एग्जाम देने जाइएगा तो 80 में से आपको 40 बनाना होता है ना फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर हम लोग टारगेट करेंगे पूरे 80 प्रश्न का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गंवाए चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट किया जाए। चलिए फ्रेंड्स, पहला जो सवाल है वह है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वह ब्रीक होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वह ब्रीक होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखा जाए कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो दोस्त पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। और दोस्त ये वाला जो है, ये वाला आपको थायरॉक्सिन है तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इंसुलिन है तो अग्न्याशय से स्रावित होता है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो पुंकेसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखा जाए कि द्विखंडन होता है। तो दोस्त अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मानिया में भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ए भी होगा, बी भी होगा, सी होगा। तो इसके लिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि युग्मक होते हैं तो हमेशा अगुणित नहीं दोस्त, अगुणित नहीं होते हैं। चलिए हमेशा त्रिगुणित नहीं होते हैं दोस्त, हमेशा द्विगुणित होते हैं। ये राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्स हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है। तो एक्स जो होता है वो महिलाओं में होता है और एक्स वाई जो होता है वो पुरुषों में होता है। तो हमेशा द्विगुणित है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है वह है कि सोमैटोस्टेटिन है। तो दोस्त यह एक प्रकार के जो है वो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, यानी वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखा जाए। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो है ब्रीक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्त इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग होता है। तो दोस्त मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी होता है, इसको परम मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को हम लोग देखा जाए। चलिए कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो दोस्त मूत्र की सांद्रता जो होती है वो ADH पर निर्भर करती है। दोस्त किस पर करती है? ADH पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर जो होगा ADH होगा दोस्त। क्या होगा? ADH का पूरा नाम होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। ए से एंटी, डी से ड्यूरेटिक और एच से हार्मोन। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्त रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है वो गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखा जाए कि पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं तो दोस्त समजात अंग होते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो प्रोटीन रक्त का लाल रंग निम्नलिखित किस प्रोटीन के कारण होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन होगा। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7 होता है। फ्रेंड्स रक्त जो होता है रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और इसमें रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। रक्त में एक धातु पाया जाता है जिससे हम लोग फेरस भी बोल सकते हैं, Fe भी बोल सकते हैं और लोहा भी बोल सकते हैं, आयरन भी बोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्त ऑटोसोम जोड़ियों की संख्या जो होती है वह 22 होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्त इसको वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देखा जाए कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर किस रंग का हो जाता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा नीला। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। चलिए दोस्त अगले प्रश्न को देखा जाए कि गोबर छत्ता जो है वह एक परजीवी है। नहीं, एक परजीवी नहीं हो सकता है। एक स्वपोषी है, स्वपोषी नहीं हो सकता है। एक मृतोपरजीवी है। जी इसका राइट आंसर जो होगा वो एक मृतोपरजीवी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। वर्तिका भाग है तो दोस्त वर्तिका जो भाग होता है उसका राइट आंसर होगा जयांग होगा, जो कि मादा में होता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए कि दांत का कठोरतम भाग होता है। तो दोस्त दांत का कठोरतम भाग जो होता है वो इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल होता है। ये सबसे कठोर भाग होता है। और दांत जो होता है ये दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट के बना होता है। किसका बना होता है? कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि दांत बना होता है तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं। तो दोस्त 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि एक बच्चा के मुंह में कितने दांत होता है। तो दोस्त जब बच्चा के मुख में अगर दांत की बात करें तो आप 20 ऑप्शन को चुनिएगा। कभी कभी सवाल ये भी देता है दांत कितने प्रकार का होता है। तो दोस्त दांत जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा क्या आता है। तो देखिए फ्रेंड्स पहला जो खाद्य श्रृंखला का जो होता है वो घास आता है, पौधा आता है। ठीक है, यानी सभी हरे पौधे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो भी आएगा वो शाकाहारी आएगा। तीसरे स्तर पे क्या होता है? मांसाहारी आता है। तो दूसरे स्तर की बात करेगा तो दोस्त जब भी दूसरे स्तर की बात करेगा तो आप हमेशा शाकाहारी को ही चुनिएगा। किसको चुनिएगा? शाकाहारी को चुनिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन बेशक कर सकते हैं, गर्म वाले दिन बेशक कर सकते हैं, हवादार वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्त बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। तो आपका पूछा है कि नहीं कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा नहीं वाले ही चुने गए, यानी नेगेटिव का भाई नेगेटिव। यानी हम लोग गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। चलिए दोस्त अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है
कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, और ये लकड़ी हुआ, गोबर गैस हुआ, कोयला हुआ, ये आपका जैव मात्रा ऊर्जा है। लेकिन आपसे क्या पूछा कि नहीं है, तो नहीं है तो आपका ये नाभिकीय ऊर्जा होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए मानव हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, मानव का दांत और हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राग कोश में होते हैं? तो दोस्त प्राग कोश में जो होगा वो आपका प्राक्कण होता है। इसका राइट आंसर होगा प्राक्कण। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का मतलब होता है एक खाए उसके बाद दूसरा खाए, दूसरे को तीसरा खाए। तो चलिए इस प्रश्न में समझा जाए। घास, गेहूं, आम, इसमें तो कोई आहार श्रृंखला नहीं बन रहा है भाई, ये तो गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए बकरी, गाय, तब बकरी को कभी गाय नहीं खा सकती, तो भी आपका गलत है ऑप्शन। चलिए ये देख लिया जाए। घास, मछली, यानी मान चलिएगा घास को मछली खाती भी है थोड़ा देर, लेकिन तो मछली को तो बकरी नहीं खा सकती, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए घास को बकरी, जी सर, घास को तो बकरी खाती है। चलिए बकरी को मानव, जी सर। तो देखिए यहाँ पर जो बात होगा वो घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाते हैं, यही जो है आहार श्रृंखला बना रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? लेमार्क द्वारा। किसके द्वारा? लेमार्क द्वारा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को हम देखते हैं और कोशिश किया जाए कि आप लोग बेहतरीन ढंग से, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अगर कोई इसमें प्रश्न आपको लगे कि गलत है तो आप इसको कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। और आप लोग अपना रिजल्ट बताइए कि आपका 80 में 80 कितना है। हालांकि आप परीक्षा दीजिएगा मैट्रिक बोर्ड में तो आपको 80 में 40 ही बनाना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 80 प्रश्न को टारगेट लेकर चला जाए कि कितना आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल जो है वह है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं? तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा छालों में, यानी पेड़ पौधों के छालों में रेजिन और गोंद संचित रहता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो दोस्त प्रकाश की चाल, देखिए प्रकाश की चाल जो है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जो होता है वो निर्वात में होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें निर्वात नहीं दिया है, लेकिन उसके जगह पर हम कौन सा चुनेंगे? हवा का चुनेंगे, क्योंकि लगभग उसके बराबर होता है। तो प्रकाश की चाल, ये चारों ऑप्शन में से प्रकाश की चाल अधिकतम जो होगा वह किस में होगा? हवा में होगा। और सबसे अगर कम पूछता तो हम किसको मारते? ठोस चीज को। किसको करते? ठोस चीज को। लेकिन इसमें प्रकाश की चाल पूछता है तो हवा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, कभी कभी देखिए हम लोग जो पढ़े होते हैं या बहुत सारे टीचर लोग लिखवा देते भी हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बच्चा कहता है कूलम होता है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में जोड़ कर देता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप मतलब चिंता मत करिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक भी क्या होता है? कूलम्बे होता है। क्या होता है? कूलम होता है। चलिए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये जो ऑप्शन है वो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपसे पूछा आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का एसआई जो मात्रक होगा वो क्या होगा?
दोस्त इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कूलम। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो दोस्त अतिभारण के समय, यानी अतिभारण होता क्या है, तो आवश्यकता से मान चले किसी तार के है कि 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, अब उसे क्या करिएगा, 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दीजिएगा, तो ओवरलोडिंग हो गया, अर्थात तो उसी को तो बोलते हैं अतिभारण। तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। दोस्त क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर जो होगा विद्युत मोटर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो दोस्त सौर दर्पण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है कौन सा, अवतल दर्पण। देखिए कभी कभी पूछ जाता है कि कार के हेडलाइटों में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो कार के हेडलाइटों में अवतल दर्पण लगा रहता है। कभी कभी ये भी पूछ जाता है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। दोस्त क्या है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो फ्रेंड्स घरेलू परिपथ में उदासीन तार का कलर जो होता है वह काला होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, इसका राइट आंसर जो होगा वो काला होता है। उदासीन तार काला होता है। अगर अर्थ वायर पूछा जाए, अर्थ वायर तो आपका कैसा होता है, हरा होता है। और पूछा जाए कि मेन तार का रंग कैसा होता है, विद्युन्मय तार बोला जाता है, उसका रंग लाल होता है। फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगले प्रश्न को कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्त बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, डीसी, अर्थात यहां पर डीसी नहीं लिखा है, डिस्ट धारा लिखा है। इसका आंसर क्या होगा, डिस्ट धारा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अविलंब की ओर, अविलंब से दूर होती है। तो यहां पर जो होगा वो आपका जो होगा, देखिए अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा। फ्रेंड्स क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा। चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि समांग माध्यम में प्रकाश चाल गमन करती है, यानी समांग माध्यम में प्रकाश गमन करती है, गमन मतलब गुजरती है, तो एक सरल रेखा पर। दोस्त इसका राइट आंसर जो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा एक सरल रेखा होगा। चलिए सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पर। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगले प्रश्न है कि लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र इसका दोस्त होता है 1/v में से 1/u घटाया जाता है, तो फ्रेंड्स क्या मिलता है, 1/f, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्त इसका तरंग दैर्घ्य पूछा है। तो तरंग दैर्घ्य, तो दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्त इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो लाल का होता है। और सबसे कम पूछता तो तब आपका बैंगनी होता, ठीक है ना। तो इसमें तरंग दैर्घ्य पूछा है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है वह लाल होता है। इसीलिए कभी कभी पूछ देता है कि खतरों के सिंबल में, मतलब संकेत में किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का किया जाता है। किस रंग का, लाल रंग का किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो फ्रेंड्स अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता 1 डायप्टर होगी। क्या होगी दोस्त, 1 डायप्टर होगी। 1 डायप्टर, इसका सूत्र होता है P बराबर
क्या होता है 1/f होता है, और f का जो मात्रक होता है वो मीटरों में होता है। तो 1 कौन, f फोकस दूरी जो दिया 1 दिया है, तो 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात इसका 1 डायप्टर होगा। 1 मीटर इक्वल टू 1 डायप्टर होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। तो दोस्त इसका 2 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, देख लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, I/R² नहीं निरूपित करेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए ठीक है, प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा चाहिए। तब प्रतिरोधों को किस क्रम में, श्रेणी क्रम। यहां पर पार्श्व क्रम दिया है, तब पार्श्व क्रम, अर्थात यहां पर हम लोग श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है को निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो माने नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, जो समाप्त न हो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य है, जल है, लेकिन पेट्रोल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पेट्रोल। यानी यह पेट्रोल जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए कि लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। तो फ्रेंड्स लैंगिक जनन संचारित रोग जो है वो आपका एड्स है। क्या है, एड्स है। ये किस माध्यम से फैलता है, तो HIV होने के कारण से एड्स होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक भी दे सकता है फ्रेंड्स या चालक भी दे सकता है। तो सल्फर नहीं, प्लास्टिक ये तो धातु है, आयोडीन भी नहीं, ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट जो एक प्रकार की अधातु है, यानी चारों जो दिया है ऑप्शन वो अधातु है। सल्फर अधातु है, प्लास्टिक अधातु है, आयोडीन अधातु है और ग्रेफाइट भी अधातु है। तो ये अधातु होती है, वे विद्युत का कौन चालन करते हैं, यानी इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है। तो आंसर होगा ग्रेफाइट। क्या होगा, ग्रेफाइट। अर्थात ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कवक। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए कि विद्युत उपकरण का धातु का आवरण होता है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा, विद्युत उपकरण का धातु का आवरण जो होता है वो कैसा होता है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो विद्युन्मय तार होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो दोस्त विद्युत पंखों में होता है, टेप रिकॉर्डर में होता है, लेथ मशीन में होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे प्रश्न को देखा जाए। दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्त इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और लगाइए इस पर भेरी का टैग, क्योंकि ये जो प्रश्न है कभी कभी 2 नंबर में पूछ सकता है कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। चलिए दोस्त
अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं? तो दोस्त ये जो होते हैं वो सदस्य आपका 12 हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो दोस्त बॉक्साइट जब भी कहे तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम यहाँ पर नहीं लिखा, उसका संकेत लिखा है एल्युमिनियम। इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है दोस्त? 13 होता है। परमाणु संख्या 13 होता है। यह क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है दोस्त? यह एक प्रकार की धातु होता है। ये विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखा जाए कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु, यानी कम धातु पूछा है, मतलब कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पारा होगा। क्या होगा? पारा होगा। लेकिन अधातु पूछा होता है, यहाँ धातु पूछा है। अगर कहीं क्या दे देता? अधातु देता। क्या देता? अधातु। तो जब अधातु देता तो हम कहते ब्रोमीन, लेकिन पूछा क्या है? ये पूछा है आपका धातु। तो धातु क्या होगा? पारा। यानी धातु जब भी पूछेगा तो आपका क्या करिएगा? इसका राइट आंसर होगा पारा। पारा का अयस्क जो होता है वो सीने बार होता है। पारा का अयस्क क्या होता है? वो सीने बार होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो दो सोडियम का संकेत जो होता है, चलिए इसको बारीकी से समझा जाए। सोडियम का सूत्र जो होता है वो Na होता है। ठीक है। सोडियम की परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो प्रथम सेल में 2, दूसरे सेल में जो होगा वो आपका 8 होगा, तीसरे सेल में आपका 1 होगा। तब से क्या पूछा है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 72 सेल में? 72 सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अर्थात ये अपना अष्टक पूर्ण चाहेगा तो किसी से 7 को लेना चाहेगा कि किसी को एगो देना आसान है, तो किसी को एगो देना आसान है, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। संयोजकता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना संयुक्ता कहलाता है, यानी लेन देन को संयुक्ता कहते हैं। तो सोडियम जो है किसी को एगो परमाणु देगा कि किसी से 7 को लेगा? तो 7 को लेना मुश्किल है, लेकिन एगो देना आसान है। इसीलिए इसके बातम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये किसी से 7 को ले नहीं सकता है, किसी को एगो देगा, इसीलिए इसके संयुक्ता जो होगी वह 1 होगी। चलिए फ्रेंड्स जिप्सम का सूत्र होता है। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा जिप्सम का सूत्र बताइए क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है इसका CaSO4 × 2H2O होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातुओं का ऑक्साइड जब भी पूछेगा तब छाड़िए मारिएगा, लेकिन अधातु का ऑक्साइड पूछता है। धातु को पूछा है, अगर अधातु का पूछ देता किसका पूछ जाता? अधातु के पूछता तो धातु को क्या करते? अम्लीय करते। लेकिन आपसे क्या पूछा है? धातु। तो धातु को पूछे तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा क्या? आपका क्षारीय होगा। यानी अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखा जाए। क्या नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो फ्रेंड्स अगर मान लिया जाए कि नाइट्रोजन लेना है तो एक नाइट्रोजन ले लिए, एक और नाइट्रोजन ले लिए, तो इसके 72 सेल में दोस्त, इसके 72 सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यानी इसका नाइट्रोजन का बनाइएगा तो 2 होगा, फिर कितना होगा? 5 होगा। तो बताइए ये 5 को किसी को देगा कि किसी को 3 को लेगा ना, क्योंकि अष्टक पूर्ण करना है। तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा? 8 हो जाए तो 3। तो 5 को किसी को दे नहीं सकता है, लेकिन 3 को किसी से ले सकता है। तो इसके कितने हो रहा है? 3। यानी इसमें जो होगा वो आपका 3 होगा। क्या होगा? 3। यानी नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? तो त्रिबंधन होता है। कौन सा होता है? त्रिबंधन होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि सोडियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो चलिए फ्रेंड्स इसका सवाल का जिक्र हम लोग पहले कर चुके थे, लेकिन चलिए फिर से इसको पुनः हम बता देते हैं। सोडियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। ठीक है, तो प्रथम सेल में 2 हो जाएगा, दूसरे सेल में आपका 8 हो सकता है, तो 8 2 10। अब कितना बच रहा है? 1।
तो एक ही ना हुआ, तो सोडियम के बातम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलिक क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका मैग्नीशियम होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के परमाणु संख्या होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। और मैग्नीशियम के बातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। मैग्नीशियम का होता है धातु होता है, एक प्रकार की धातु है। और मैग्नीशियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा हो सकता है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कैल्शियम होगा। क्या होगा दोस्त? कैल्शियम होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है वो है फेनोल्फथेलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग दिखाता है? और दोस्त क्षारीय माध्यम में इसका रंग जो होता है वो आपका गुलाबी होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो एथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित में कौन धातु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं कर सकती? तो देखिए H2SO4 से अभिक्रिया नहीं कर सकती, तो यहाँ पर जिक्र होगा हाइड्रोजन ही लिया जाएगा। तो हाइड्रोजन को विस्थापित करना है। तो अब सक्रियता श्रेणी में जो भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले होंगे वह तो इस पर अभिक्रिया करेगा। सक्रियता श्रेणी में जो भी तत्व धातु हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ पाए जाते हैं तो वे दोस्त क्या करेंगे? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। लेकिन जो नीचे होंगे वो तो विस्थापित नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्त क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो कॉपर होगा। क्या होगा? कॉपर होगा। क्योंकि देखिए आप सक्रियता श्रेणी में चलिएगा तो हाइड्रोजन के ये मैग्नीशियम हुआ, Zn हुआ, जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में ये मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम जो होता है ऊपर होता है, तो हाइड्रोजन पर तो क्रिया करेगा। लेकिन कॉपर जो है वो हाइड्रोजन में सक्रियता श्रेणी के नीचे पाया जाता है, यानी ये हाइड्रोजन पर क्रिया नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा वह कॉपर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में धातुओं का युग्म है। तो चलिए फ्रेंड्स धातुओं का युग्म, चलिए ये देख रहे हैं कार्बन है, धातु का युग्म थोड़े, यह धातुओं का युग्म है, तो ये तो नहीं हो सकता है। सोना और सल्फर, तो ये तो सोना धातु है लेकिन ये आपका धातु है, तो ये भी नहीं हो सकता है। चलिए सवाल अगला देखा जाए। ये तांबा धातु है और गंधक क्या है? अधातु है, ते भी नहीं हो सकता है। सोडियम धातु है और कैल्शियम धातु होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि हीरे का अप्रूप है, माना हीरा किसका अप्रूप है, ये सवाल है। तो हीरा जो होता है वो कार्बन का अप्रूप है। और कार्बन का अप्रूप में क्या हो सकता है बताइए? ग्रेफाइट हो सकता है। और सबसे ज्यादा अपर्तांक पूछेगा कि बताइए कि सबसे ज्यादा अपर्तांक किस धातु का होता है? तो दोस्त हीरा का होता है। दोस्त किसका होता है? इसका जो राइट देखिए फ्रेंड्स यहां पर हीरे का अपर्तांक पूछा है, सॉरी हीरा अप्रूप है, तो ये तो दोस्त हो गया कार्बन का। इसका तो राइट आंसर हो गया कि कार्बन होगा। ठीक है, लेकिन हीरा का अपर्तांक पूछेगा तो कितना होता है? हीरा का अपर्तांक होता है 2.42 होता है। ठीक है, और ये धातु सबसे ज़्यादा इसका अपर्तांक होता है, ये सबसे ज़्यादा चमकीला भी होता है। ठीक है,
दोस्त। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है वो कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया है ये वाला ऑप्शन, तो ये तो होता है क्लोरीन का, तो ये नहीं हो सकता है। ये होता है पोटेशियम का, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये होता है Fe का, लोहा का होता है, ये भी नहीं हो सकता है। यानी तांबा का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 29 होता है। तांबा को हम लोग कॉपर भी बोलते हैं, तो कॉपर का परमाणु संख्या जो होता है वो 29 होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा टमाटर। चलिए बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी किया जाए। हाँ चलिए इसमें थोड़ा सा और फ्रेंड्स हम बता देते हैं। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में हमारा जो पाया जाता है उसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका Fe, लोहा। यानी लोहा ये एक ऐसा धातु है, देखिएगा दोस्त, लोहा ये एक ऐसा धातु है जो ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु भाप से करती है। किसे करती है, भाप से। लोहा गर्म जल और ठंडा जल से अभिक्रिया ना करेला, बट भाप से अभिक्रिया करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है वो निम्न में से कौन अम्ल गमक है। तो अम्ल गमक जो होगा उसका राइट आंसर होगा सोडियम, और ये पारा का सूत्र होता है Hg। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन से बताना है, तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होगा वो चांदी होगा। देखिए ये भी विद्युत का चालन करता है, ये भी विद्युत का चालन करता है, ये भी विद्युत का चालन करता है, लेकिन सबसे अच्छा चालक पूछा है, तो सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और चांदी के बाद किसको लिया जाता है, कॉपर को। कॉपर के बाद किसको लिया जाता है, एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम के बाद किसको लिया जाता है, Fe को, लोहा को। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो देखिए जो भी जिंक यानी जेडेन, तो जो भी सक्रियता श्रेणी में जो भी जेडेन के ऊपर आता होगा वो तो जेडेन को विस्थापित कर देगा, लेकिन जो भी सक्रियता श्रेणी में जेडेन के नीचे पाया जाता होगा वो तो इस पर अभिक्रिया नहीं करेगा। तो बताइए इसमें कौन ऐसा धातु है जो जिंक सल्फेट को विस्थापित नहीं कर सकता, यानी जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, इसका राइट आंसर जो होगा वो मैग्नीशियम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ना जिंक जेडेन यानी जिंक के नीचे पाया जाता है, इसीलिए उस पर अभिक्रिया नहीं कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न को, इसका जो थोड़ा मिस्टेक हम कर गए हैं क्वेश्चन पढ़ते समय, चलिए पुनः देख लिया जाए, इसके लिए सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो देखिए बाकी जितने भी इसमें धातु है, जैसे Au हो गया, Cu हुआ, Sn हुआ, ये आपका जेडेन के नीचे पाया जाता है, यानी इसका जो श्रृंखला होगा नीचे होगा, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है ऊपर होता है। तो इस पर कह रहा है विस्थापित कर सकता है, यानी इस जिंक को विस्थापित कर सकता है, तब मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है इस चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो जिंक को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा जो वह मैग्नीशियम होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चला जाए कि कोई तत्व तो ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह क्रिया कौन सी है। तो ऑक्सीजन से जब भी संयोग करने की बात आएगा तो बिना समय गंवाए आप
उपचयन को चुन लीजिएगा, क्योंकि उपचयन क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि Pb इंटू OH इंटू NO3 किस प्रकार के लवण हैं। तो दोस्त इसका देखिए हम ट्रिक के साथ बताएंगे। देखिए इसमें OH दिखाई दे रहा है ना, तो OH क्या होता है, भास्मिक होता है, यानी ये इसका जो आंसर होगा क्षारीय लवण होगा। क्या होगा, क्षारीय लवण होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर H रहता तब आपका अम्लीय लवण होता। अगर मान चलिए अगर H नहीं हो, OH नहीं हो, तब आपका होता सामान्य लवण होता। लेकिन आपको क्या दिखाई दिया है, OH। तो OH जब भी दिखाई देगा तो आप क्या मारिएगा, क्षारीय लवण होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है। तो इसका देखिए कमी भी होता है, पुनर्चालन भी होता है और पुनर्उपयोग भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दोस्त इसका सबसे सूटेबल होगा, देखिए जूट का थैला। ये तो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करेगा, जल्दी सड़ जाएगा। कपड़ा का थैला, ये भी सड़ जाता है। कागज़ का थैला, और दोस्त इसका इनमें से सभी, यानी इनका सभी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है, कोयला एवं पेट्रोलियम में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्त कोयला, पेट्रोलियम और सल्फर में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बोरवेल भी होता है और डगवेल भी होता है। तो दोनों के लिए ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य आता है। तो 19 और 22, तो देखिए 19 के बाद आता है जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है और स्केडियम होता है। तो कैल्शियम स्केडियम, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो आपका कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है, स्केडियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 21 होता है। तो 19 से लेकर 22 के बीच में तो 20 और 21, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। सॉरी दोस्त, आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और इसको एक बार कम से कम ध्यान से एक बार और परीक्षा से पहले एक बार इसको और देख लीजिएगा। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डालेंगे जो कि आपके बिहार बोर्ड में आए। हम जो वीडियो डालेंगे ना, इन्हीं में से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्त देखिएगा वीडियो तो कहिएगा क्या मनीष सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का डालते हैं हूबहू वहीं से आता है। तो अपने भाई बहन को कहिएगा कि एम सर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। और वो अच्छे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन जो डालते हैं जो बिहार बोर्ड में आते हैं, और सब्जेक्टिव भी डालेंगे। तो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है ना। और शिक्षा को और बेहतरीन बनाना है कि हमारे बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बहुत ही 500 में 500 नंबर लाए थे। तो दोस्त आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और 500 में 500 नंबर लाइए। और दोस्त इस तरह पढ़िए ना कि आपका माँ बाप का सपना साकार हो। क्योंकि गार्जियन क्या चाहता है, गार्जियन यही ना चाहता है कि मैं
मेरा बेटा बेटी अच्छा से रिजल्ट लाए, फ़ख्र से गार्जियन कहे कि मेरा बेटा 480 नंबर, 470 नंबर, ऐसे नंबर लाइए। गार्जियन को खुश करिए कि कोई गार्जियन कहे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मार्क्स लाता है, खुश होकर एकदम मार्केट में, गांव में फ़ख्र से चलेंगे कि मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छा से। तो दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। और फिर हम अगले वीडियो लेकर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दोस्त, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं वो स्कूल में परीक्षा हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग हम 80 प्रश्न को लेकर आए हैं। हालांकि आप जब मैट्रिक की परीक्षा देने जाइएगा ना, तो वहाँ पर 80 में से 40 सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन हम लोग को तैयारी करना है ना, इसीलिए हम लोग 80 प्रश्न को यहाँ पर अच्छा से देखें। इसमें कोई गलती हुआ होगा तो दोस्त कोशिश करेंगे कि हम सुधार करें। अगर आपको इस प्रश्न में 80 प्रश्न को हम सॉल्व किए हैं, इसमें से लगेगा कोई प्रश्न गलत है, माने प्रश्न तो सही है लेकिन इसका ऑप्शन हम गलत बताए हों, तो आप कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया।